गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस बायो में पांडे। खासा आज के विषय की जब बात की जाए तो आज के विषय में जैसे एक पहलू के साथ हम कनेक्ट होने वाले हैं वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप भी जानते हैं कि राज्य स्पेशल परीक्षाओं को आधारित करते हुए ये पूरा का पूरा सेशन आपको देख मिलता है, जहाँ पे प्रति दिवस कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नों से हम क्या करते हैं, आपके रूबरू होते हैं और चर्चा करते हैं उस विषय के बारे में जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से कह सकते हैं इंपॉर्टेंट होता है, और उससे समेत कुछ एक तथ्यों को हम आपके साथ साझा करते हैं। तो आज की क्लास की शुरुआत यहीं से इसी बिंदु के साथ कि सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचने विद्या रूपे विशालाक्षी विद्या देहि नमोस्तुते। माँ बाग देवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त हो ताकि नित्य नई ऊंचाइयों को आप लोग अचीव करें, यही सदैव से हमारा आपके प्रति मानना होता है। और इसी क्रम के साथ आज के क्लास की शुरुआत भी करते हैं। ठीक है, चलेगा। पहले प्रश्न के साथ आपके जुड़ते हैं और पहला प्रश्न जो आप सबके सम्मुख है जवाब देने का प्रयास करिएगा कुछ इस तरीके से। खास अगर इसकी बात की जाए तो इसका क्रम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आज के प्रश्नों की श्रृंखला की जब बात की जाए तो पहला प्रश्न जो आप सबके लिए है, खास अगर इसकी बात की जाए तो इसका संदर्भ जो है वह आपको देख मिलता है आज के क्रम के रूप में। वैसे आज ही हमने साझा किया है आपसे कि यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा एक रिजल्ट अनाउंस किया गया है और वो है 55 12 को लेकर के। और अब अपनी तैयारी में थोड़ा सा और आधार देना चालू कर दीजिए, क्योंकि 41 नंबर क्या गया है, उसका कट ऑफ गया है। 90,000 बच्चे क्वालिफाई हैं। जल्द ही उसका टाइपिंग टेस्ट भी आपको देख मिल जाएगा। चलिए, पहले प्रश्न के साथ जुड़ते हैं। पहला प्रश्न है कि राज्य के जब बात की जाती है तो राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत होते हैं उसके सापेक्ष किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के विषय में क्या किया गया है, चर्चा किया गया है। ये थोड़ा सा इसको हम और भी कह सकते हैं कि और भी यहाँ पे क्या करेंगे, विस्तारित स्वरूप में समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय महत्व के कोई भी स्मारक, कोई भी विषय या फिर कोई भी ऐसे संस्थानों को जहाँ पे उसके संरक्षण की बात आती है, तो खास अगर देखा जाए तो इसका संबंध हमें देखने को मिलता है किसके अंतर्गत, डीपीएसपी की जब बात की जाए। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, डीपीएसपी हमने कई बार आपको बता दिया कि डीपीएसपी जो है वो कहाँ से समित है, ये आपके भाग 4 से समित है। और इस भाग 4 की जब बात की जाए तो भाग 4 में इसका जो संदर्भ आता है 36 से लेकर के 51 के बीच आपको देख मिलता है। मुख्यतः ध्यान रखिएगा ये मूल संविधान का हिस्सा था। इसकी जब बात की जाए तो ये आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से? आयरलैंड की जब बात की जाए तो आयरलैंड से लिए गए हैं। कुल मिला के अगर इसकी बातों की बात करें तो इसमें कुछ एक महत्वपूर्ण बातें करी गई हैं। और कुछ एक महत्वपूर्ण बातों की जब बात की जाए तो ये यही है कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कैसे की जा सकती है, उसके लिए कहीं ना कहीं इसके बारे में पूरी तरीके से प्रावधान किया गया है। अब इस कल्याणकारी राज्य की जब बात की जाए तो कल्याणकारी राज्य को आधारित करते हुए खास इसमें क्या किया गया है, अलग अलग आपके अनुच्छेद दिए गए हैं। अब इन्हीं अनुच्छेदों की जब बात की जाए तो इन्हीं अनुच्छेदों के अंतर्गत डीपीएसपी का जो राष्ट्रीय महत्व के कह सकते हो ऐसे स्मारक हैं उनके संरक्षण की जो जिम्मेदारी दी गई है वो आपके अनुच्छेद 49 के रूप में दी गई है। ये मुद्दा आज काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि अगर हम अपने यहाँ पे बात करते हैं राष्ट्रीय महत्व, स्मारक, स्थान और वस्तुओं के संरक्षण को लेकर के, तो ये डीपीएसपी जो संविधान के भाग 4 में है 36 से लेकर के 51 के बीच, उसमें अनुच्छेद 49 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संविधान के द्वारा ये प्रदत्त जो अधिकार है उसका इस्तेमाल करते हुए राज्य क्या कर सकती है, ऐसे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, भवन या फिर कोई भी ऐसी वस्तु है तो उसका संरक्षण देखभाल कर सकती है। जैसा कि आप कह सकते हो आज का मुद्दा ये गंभीर क्यों हुआ, क्योंकि अभी अब पिछले दिनों आपने सुना होगा कि महाराष्ट्र के अंतर्गत एक ऐसी एएसआई स्थल है जहाँ पे भगवान विष्णु की क्या हुई है, कह सकते हो कि सर कटी हुई, बेसिकली कह सकते हैं कि उनकी मूर्ति खंडित है जो अभी भी क्या है वहाँ पे लगाई गई है। और उसको लेकर के एक पिटीशन दायर किया गया था जहाँ पे आपने अलग अलग उसके क्या थे सुने थे, भाव सुने थे। मुख्यतः अगर देखा जाए तो हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके द्वारा इस बात पे टिप्पणी भी करी गई थी कि भगवान विष्णु के अंतर्गत इतना अगर शक्ति है, उनके अंदर अगर इतनी पावर है तो वो क्या करें, स्वयं अपनी मूर्ति को स्थापित कर लें। इस बात को लेकर के एक समाज जो था वो पूरी तरीके से रोषित हुआ। वरन यहाँ पे ये सलाह की बात की गई कि वहीं पर ये जो मुख्य न्यायाधीश है वो कहीं ना कहीं इस अनुच्छेद का इस्तेमाल करते हुए एक लाइन में ये भी जवाब दे सकते थे कि अच्छा एएसआई के संरक्षण में है, या फिर कह सकते हो कि जो देख रेख करने वाली संस्थान है या फिर जो भी राज्य है वो क्या कर सकती है, उसका निस्तारीकरण कर सकती है। खासा कुछ इस तरीके से अनर्गल बयानबाजी करने की जगह पर हमें लगता है कि यहाँ पे इस एक अनुच्छेद का इस्तेमाल करते हुए वह उस बयान से बच सकती थी। हालांकि आपने देखा होगा ये मुद्दा बड़ा गंभीर होता चला गया, क्योंकि अभी पिछले दिनों आपने सुना होगा खास करके एक व्यक्ति के द्वारा क्या किया गया, मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंका गया।
कहने में तो शर्मनाक है, लेकिन ये घटना कहीं न कहीं उस पिछले पहलू के साथ जुड़ती है, जहाँ पे आज जब लोग कह रहे हैं कि मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जो जूता फेंका गया, वो संविधान की हत्या है, तो पिछले दिन भी ये सोचना चाहिए था कि एक व्यक्ति जो उस ओहदे पे बैठा हुआ है, जो उस कुर्सी पे बैठा हुआ है, जिसकी अगर हम बात करें, जिसकी नज़र में समाज के हर एक पहलू की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक जवाबदेही बनती है, तो उसे लक्षित करते हुए ऐसे वक्तव्य देने से, ऐसे बयान देने से बचना चाहिए था। क्योंकि हमें लगता है शायद ये घटना इतिहास में पहली बार हुई है, क्योंकि इससे पहले भी ना जाने कितने लोग उस कुर्सी पर बैठे हैं और आज भी जो भारत का एक समुदाय है, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो सदैव क्या करते हैं, उस गरिमा को बरकरार रखते हैं। लेकिन जब कोई बात ऐसी आ जाती है, खास करके जो किसी एक भावना का आहत करती है या फिर उसको क्या करती है, विरोधाभास जन्म देती है, तो ऐसी अवस्था में कुछ ऐसे कृत्य आपके सामने आते हैं। हालांकि ये मुद्दा हमें बचना चाहिए इन सब बातों से, लेकिन मुख्य रूप से आजकल चर्चा का विषय रहा, तो ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 49 क्या कहता है। अनुच्छेद 49 साफ शब्दों में कहता है कि राष्ट्रीय हित के जो भी आपके स्मारक है या फिर संस्थान है, उनका संरक्षण राज्य की जिम्मेदारी होगी। चलिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जब बात की जाए, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किसका संविधान संबंधित अनुच्छेदों के साथ क्या है, सही रूप से जो है वो मिलान किया गया है। मतलब आप कह सकते हो कि यहाँ पे जब हम डीपीएसपी की बात करें, तो डीपीएसपी में कई सारे अनुच्छेद हैं और उन्हीं अनुच्छेदों की जब बात की जाए, तो उन्हीं अनुच्छेदों को लेकर के यहाँ पे आप कह सकते हो कि उसका मिलान सही किया गया है। रवि भूषण यादव, ठीक है। यहाँ पे अनुच्छेदों की जब बात करें और अनुच्छेदों के सापेक्ष उसके मिलान की बात करें, तो ये मिलान किया गया है, ठीक है, सही मिलान किया गया है। अब देखिए, अगर हम मिलान करने की बात करते हैं, तो मिलान के अंतर्गत जो विषय आपके शामिल हैं, वह कौन कौन से आपके शामिल हैं। मुख्यतः अगर देखा जाए तो एक तो बात आपने सुना होगा नौकरी को लेकर के और रोजगार को लेकर के। तो रोजगार की जब बात की जाए, तो रोजगार के लिए क्या बात आता है कि प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता को सुनिश्चित करना, यह आपके अनुच्छेद 43 का प्रमुख हिस्सा है। इसका मतलब क्यों इसमें क्या है, यह आपका सही है। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, इसका जो प्रावधान होगा वह किस में होगा, यह भी आपके अनुच्छेद 45 में है। तो ये बात भी अपने आप में क्या है, सही है। बाकी अगर देखा जाए, तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं पोषण सुरक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के, तो उसको लेकर के भी क्या है, यह आप कह सकते हो कि आपका जो अनुच्छेद 47 है, वो पूरी तरीके से बात करता है कि राज्य सरकार क्या करेगी आपके स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए और सार्वजनिक स्तर पे कह सकते हो पोषण स्तर को और भी व्यवस्थित करने के लिए कुछ ऐसे नए नए सुधार क्या करेगी, करेगी। तो इस अवस्था की जब बात की जाए, तो इस अवस्था में जो आपका सही एक उत्तर हो जाता है, वह कौन सा हो जाएगा, तो वह हो जाएगा PQR। अर्थात इसमें सारे सही हैं। क्यों? क्योंकि पोषण स्तर और जीवन स्तर के सुधार के लिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार के लिए अनुच्छेद 47 रिस्पॉन्सिबल है, जिसके अनुसार आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे अलग अलग स्कीम वगैरह चलाई जाती हैं। प्रबंधन में सहभागिता, यह आपके अनुच्छेद 43 का विषय है। बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, यह आपके अनुच्छेद 45 का विषय है। तो इस तरीके से ये आपके क्या है, डीपीएसपी के सभी सही तथ्य हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ऐसा है जो नीति निर्देशक सिद्धांतों के इस परिप्रेक्ष्य में उल्लिखित नहीं था। नीति निर्देशक तत्वों की जब बात की जाए, तो उसमें आप भी जानते हैं कि वैसे तो नीति निर्देशक तत्व जो 36 से लेकर के 51 है, उसमें लगभग सारे विषयों को कंसर्न के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन बावजूद इसके कुछ एक ऐसे विषय हैं जिनको क्या किया गया, बाद में ऐड ऑन किया गया। तो ऐसी अवस्था की जब बात की जाए, तो ऐसी अवस्था में क्या नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जब बात की जाए, तो उसमें बाद में कौन से विषय आपके जो हैं वो आपके शामिल किए गए, बाद में कौन से विषय आपके शामिल किए गए, बाद में कौन से विषय आपके शामिल किए गए। कौन से विषय यहाँ पे आपके शामिल किए गए। अब देखिए, अगर इसकी बात की जाए, तो इसमें आप भी जानते हैं काम पाने का अधिकार। ये जो काम पाने का अधिकार है, अगर इसकी बात की जाए, तो ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, काम पाने का अधिकार। क्योंकि काम पाने के अधिकार की जब बात की जाए, मतलब आप कह सकते हो रोजगार की बात चली है, और रोजगार को लेकर के जो एक विषय ऐड किया गया था, वो ऐड किया गया था अनुच्छेद 43 का में। और आप भी जानते हैं, जब भी कोई अनुच्छेद के अंतर्गत एक दूसरा पार्ट ऐड किया जाता है, तो उसका सब पार्ट बनता है। तो 43 जो था वो मूल था, लेकिन 43 का की जब बात की जाए, तो ये बाद में आपका ऐड किया गया। ओवरऑल इसके अंतर्गत ही आपने नरेगा वगैरह के प्रावधान देखे होंगे,
और ये जो ऐड किया गया था वो आपके 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया था, जिसका मूल उद्देश्य यही था कि हमारे यहाँ पे उद्योगों की स्थापना करना, मतलब उद्योगों के प्रबंधन में, और साथ ही साथ उद्योगों की जब बात की जाए तो उसमें जो कर्मकार होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, उनको भाग लेने के लिए ये प्रॉपर अधिकार जो दिया गया वो आपके अनुच्छेद 43 का में दिया गया। इसी तरीके से कार्यस्थल पे उचित मानवीय परिवेश और मातृत्व सहायता का प्रावधान, ये भी आप जानते हैं कि कार्यस्थल पे जो महिलाओं के लिए बातें करी गई, जिसमें मुख्यतः आप कह सकते हो कि जैसे क्रेच की व्यवस्था करना, दुग्धपान कक्ष की व्यवस्था करना, इवन दायित्व की व्यवस्था करना, मातृत्व अवकाश देना, ये सब चीज़ें क्या की गई, आपके बैद में ही ऐड की गई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये सब चीज़ें जो थी ये भी क्या की गई थी, बाद में ऐड की गई थी, ये संविधान के मुख्य हिस्से में आपका शामिल नहीं था। तो ऐसी अवस्था में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा कि उल्लिखित नहीं था। क्या है, उल्लिखित नहीं है। तो ऐसी अवस्था में अगर देखा जाए तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों नहीं। ए और बी दोनों ही नहीं क्या थे, ये आपके उल्लिखित नहीं थे। ठीक है, क्योंकि इसे क्या किया गया, बाद में संविधान संशोधन करते हुए ऐड ऑन किया गया है। जैसे आप जानते भी हैं कि हमारे यहाँ पे पर्यावरण सुरक्षा वगैरह की बात की जाए तो इसको भी बाद में ऐड किया गया था। 48 का की जब बात की जाए तो ये क्या कहता है, ये एक तरीके से पर्यावरण सुरक्षा की बात करता है। पर्यावरण संरक्षण की जब बात की जाए तो ये भी तो आपका बाद में ही ऐड किया गया था। इसी तरीके से अगर हम बात करें निःशुल्क विधिक सहायता वगैरह को लेकर के, तो ये भी आपके बाद में ऐड किया गया था अनुच्छेद 39 का, ये निःशुल्क विधिक सहायता। तो निःशुल्क विधिक सहायता की जब बात की जाए तो ये भी आपका बाद में ही ऐड किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो नए नए तथ्यों की जब बात की जाए, नए नए जो विषय थे वो आपके क्या किए गए, बाद में ऐड किए गए हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये काम पानी का अधिकार और साथ ही साथ कार्यस्थल पे मानवीय परिवेश, मातृत्व सहायता, इन सब का जो विषय है ये आपके बाद में ऐड किया गया। नाम आता है कि यह सभा का प्रयोजन है कि भविष्य में विधायिका और कार्यकारिणी दोनों ही इस भाग में अधिनियमित सिद्धांतों के लिए केवल आडंबर नहीं करेंगी, बल्कि उन्हें सभी कार्यकारिणी और विधायी कार्यवाहियों के आधार पर बनाया जाएगा, जिन्हें आगे चल करके देश के शासन के मामले में प्रयोग किया जाएगा। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में यह शब्द किसके लिए कहे गए हैं। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो डीपीएसपी है उसको लेकर के ये एक वक्तव्य या फिर आप कह सकते हो ये एक लाइन कही गई है। ठीक है, किसके द्वारा, बी आर अम्बेडकर के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे इनमें से किसी एक व्यक्ति के द्वारा ये बात डीपीएसपी को लेकर के कही गई कि ये जो सभा है या फिर ये जो संगठन है ओवरऑल ये भविष्य में क्या करेगी, विधायिका और कार्यपालिका इन दोनों के लिए ही क्या करेगी, उनके सिद्धांतों को अधिनियमित करेगी। ये केवल आडंबर नहीं करेगी बल्कि उनके जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको लेकर के क्या करेगी, ये एक आधार बनाएगी और इस तरीके से इनका प्रयोग शासन में किया जाएगा। और इसकी जब बात की जाए तो इसका संबंध आपको देख मिलेगा। यहाँ पर किसके द्वारा ये बात दोहराई गई थी, ये बात किसके द्वारा दोहराई गई थी, नीति निर्देशक तत्व को लेकर के। नीति निर्देशक तत्व की जब बात की जाए तो उसको लेकर के क्या यहाँ पे कहा गया, नीति निर्देशक तत्वों की जब बात की जाए तो इसका संबंध आपको दिख मिलता है। तो देखिए डीपीएसपी की जब बात की जाए तो डीपीएसपी को लेकर के अलग अलग व्यक्तियों ने क्या किया था, अलग अलग बयानबाजी दी थी, जिनमें भीमराव अम्बेडकर की बात की तो भीमराव अम्बेडकर ने बोला था कि ये एक कह सकते हो कि खाली लिफाफा नहीं होगा बल्कि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगा और देश को क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, देश को आगे बढ़ाएगा। इवन एक कथन काफी फेमस होता है कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये काफी फेमस कथन होता है कि एक ऐसा चेक बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा, सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा, ऐसा चेक है। और ये किसके द्वारा किया गया था, ये बात रखी गई थी आपके, जब हम मुख्य रूप से बात करते हैं केटी शाह के द्वारा, ऐसा चेक है। केटी शाह की जब बात की जाए तो केटी शाह के द्वारा ये बात रखी गई थी इसी डीपीएसपी को लेकर के। डीपीएसपी को लेकर के कई सारे कथन फेमस है जिनमें ये नाम ध्यान रखिएगा कि केटी शाह ने इसको बोला है कि एक ऐसा चेक है जिसका इस्तेमाल क्या किया जाएगा, अपने सुविधानुसार किया जाएगा। जाहिर सी बात है
पोषण स्तर दुरुस्त करना है, बच्चों को स्वास्थ्य देना है, वन्यजीव सुरक्षा करनी है, तो अपनी सुविधा अनुसार जितनी उसकी क्षमता होगी उसी अनुसार व्यक्ति क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी होगी, तो मतलब ये आपका एक कह सकते हो चेक है, जिसको आपकी जब जरूरत पड़ी, जितनी आपकी आवश्यकता है उसके अनुसार आप क्या करेंगे, भुगतान करेंगे। तो केटी शाह ने बोला कि बैंक की सुविधा अनुसार ये व्यवस्थित किया जाएगा, ये एक ऐसा चेक है। और बी आर अम्बेडकर ने बोला कि ये एक ऐसा संस्थान या एक ऐसा संगठन होगा जिसका इस्तेमाल किया जाएगा, किसके लिए, कार्यकारी और विधायी शक्तियों को व्यवस्थित करने के लिए, उसको आधार बनाने के लिए। जैसे पर्यावरण सुरक्षा, तो पर्यावरण के लिए कितनी सारी नीतियां बनती हैं, स्वास्थ्य सुरक्षा उसके लिए कितनी सारी नीतियां बनती हैं, निःशुल्क विधिक सहायता रोजगार के लिए या पंचायतों की स्थापना, तो उसके लिए आधार तो यहीं से निकल के आता ना, तो ये क्या होगा, एक आधार आपका बन के आएगा। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से आपको देखने को मिलता है। क्लियर। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा कि भारत में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में दिए गए विकल्पों को लेकर के कौन सा वक्तव्य जो है वो सही है। नीति निर्देशक तत्व की जब बात की जाए तो उसको लेकर के कौन सा जो विकल्प है वो अपने आप में सही है, ये नाम आपको देख मिलता है। और इसकी जब बात की जाए तो ये सिद्धांत समाजवादी विचारधारा पर आधारित है। इसमें जनमत का सार निहित है और इसके उद्देश्य की इच्छाओं का प्रतिफल करना जनता का। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसने दो चीजें बात कही हैं। अगर हम नीति निर्देशक तत्व को लेकर के ये मुख्य बात कहें तो नीति निर्देशक के तत्व को लेकर के ये पहली बात कही गई कि ये सिद्धांत समाजवादी विचारधारा पे आधारित है। क्या है, समाजवादी विचारधारा पे आधारित है। ठीक है, तो केवल समाजवादी कह देना ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो विचारधारा है, पहली तो आप जानते हैं कि इसमें गांधी दर्शन आपको देखने मिलता है। भाई गांधी जी ने क्या बोला था, गांधी जी ने स्वरोजगार की बात की थी जो कि आपके डीपीएसपी में है। गांधी जी ने पंचायतों की बात की थी कि लोगों का शासन में क्या हो, हिस्सेदारी हो, तो गांधीवादी विचारधारा तो है ही है। ठीक है, गांधीवादी के अलावा अगर देखा जाए तो समाजवादी है, बिल्कुल है, क्योंकि समाजवादी की जब बात की जाए तो उसकी एक परिकल्पना कि जिसमें आपने सुना होगा कि अमीरों के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा और गरीबों के हित की बात की जाएगी, जिसमें जैसे स्वास्थ्य सेवाओं को स्थापित करना, पर्यावरण को सुरक्षित करना, ये सब आपके टैक्स के पैसे ही से होता है। तो समाजवादी की जब बात की जाए तो समाजवादी विचारधारा भी है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक विशेष वर्ग जिसको हम कह सकते हैं कि बुद्धिजीवी वर्ग, जिसको हम कह सकते हैं बुद्धिजीवी वर्ग, जिन्होंने क्या किया था, दूरगामी सोच रखी थी। तो बुद्धिजीवी वर्ग की जब बात की जाए तो बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा क्या किया गया था, एक दूरगामी सोच रखी गई थी कि हमारा जो देश होगा, हमारा जो राज्य होगा, वो कैसे डेवलप होगा और उसकी जो आधार श्रृंखला व्यवस्थित की जाएगी वो कैसे होगी। तो ये केवल कह देना कि समाजवादी विचारधारा पर आधारित है, ये सर्वथा क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे बात की जाती है कि ये जो एक दर्शन है, खास अगर इसकी बात की जाए तो इस दर्शन के अंतर्गत हमें जनमत का सार देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, हमें जनमत का सार देखने मिलता है। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे। ये जो आप कह सकते हो कि जनमत का सार का कॉन्सेप्ट है, जनमत के सार की जब बात की जाए तो निदेशक तत्व के अंतर्गत जनमत का सार नहीं मिलता है। अगर हम जनमत के सार की बात करें ओवरऑल, तो जनमत का जो सार देख मिलता है वह हमें केवल डीपीएसपी में नहीं बल्कि मूल अधिकारों में देख मिलता है, क्योंकि मूल अधिकारों से ही क्या होता है, लोगों के अधिकारों की रक्षा होती है। आपके डीपीएसपी में भी कहीं ना देख मिलता है, जैसे स्वरोजगार वगैरह की स्थापना। और सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो आपका जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों की जब बात की जाए तो उसको लेकर के जो आपका एक अधिकार है वो पूरी तरीके से क्या करता है, जनमत के आधार पे आधारित है। तो केवल जनमत के द्वारा अगर हम कहें डीपीएसपी हमारे यहाँ पे है तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। तो ओवरऑल अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कि जनमत का सार इसमें आपका शामिल है और जनमत के सार के अलावा समाजवादी विचारधारा है। तो इस तरीके से इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। ए और बी की जब बात की जाए तो ये दोनों आपको देखने को मिल जाते हैं। वरन ध्यान रखिएगा कि समाजवादी के अलावा गांधीवादी भी है, बुद्धिजीवी भी है। और जब हम जनमत के सार की बात करते हैं तो जनमत का सार केवल डीपीएसपी में नहीं है, आपके मूल अधिकार में भी है और संवैधानिक उपचारों के अधिकार में भी है। ठीक है, आगे की बात कही तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए वन एवं वन्यजीवों की रक्षा करने के लिए क्या करेगा, प्रयास करेगा। राज्य की जब बात की जाए तो राज्य को लेकर के अनुच्छेदों के अंतर्गत ये बात किसमें कही गई है, राज्य को लेकर के अनुच्छेदों के अंतर्गत किसमें ये बात कही गई है, सतीश गुप्ता जी, कि हमारे यहाँ पे
जो वन है, पर्यावरण है, जो वन्य जीव हैं, उनकी सुरक्षा, उनके संरक्षण की बात करी गई है। अनुच्छेद 24 में, अनुच्छेद 36 में, अनुच्छेद 48 का में, या फिर अनुच्छेद 12 में यह विषय हमें देखने को मिलता है। यह विषय हमें देखने को मिलता है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 12 काफी बार पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पे राज्य शब्द परिभाषित किया गया है। राज्य शब्द की जो एक परिभाषा आपको देख मिलती है, वो यहाँ पे आपको देख मिलती है। तो राज्य शब्द के लिए अगर हम परिभाषा की बात करते हैं, तो राज्य शब्द के लिए जो परिभाषा है वो अनुच्छेद 12 में आपको देख मिलता है। ये विषय ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 24 आप भी जानते हैं ये किससे समित है, तो आप भी जानते हैं ये मानव दुर्व्यापार से समित है। मानव दुर्व्यापार की जब बात की जाए तो उससे संबंध आपको देख मिलता है। अनुच्छेद 48 का, अनुच्छेद 48 का की जब बात की जाए तो ये क्या कहता है, ये पर्यावरण संरक्षण की बात करता है, और पर्यावरण संरक्षण के अलावा खास करके ये बात करता है कि हमारे यहाँ पे उसका संवर्धन और उसका विकास किया जाएगा। ठीक है, उसका संरक्षण और उसका विकास किया जाएगा। तो ये मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 24 में मानव दुर्व्यापार नहीं, बालात श्रम है। क्या है? बालात श्रम। बालात श्रम का मतलब वही कि आपके जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको कारखानों में नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 23 की जब बात की जाए तो वहां पे मानव दुर्व्यापार से है। मानव दुर्व्यापार से है। ठीक है, अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार से है, और अनुच्छेद 24 जो है वो आपके बालात श्रम से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? आगे की जब बात करें तो नाम आता है किसका, आता है कि निम्नलिखित में से राज्य के किस नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है जिसमें लोगों की उन्नति और कल्याण हो। ये विषय आपको देख मिलता है कि राज्य के लोगों के कल्याण के लिए एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने और उसे बढ़ाने का पूरा प्रयत्न करेगा जहां पे लोगों को न्यायिक, सामाजिक और राजनीतिक सुरक्षा मिल सके। राष्ट्रीय जीवन की संस्थाओं को भी जोड़ने के लिए सूचित करेगा। राज्य पूरा प्रयास करेगा कि लोगों की आय के अंतर को कम से कम किया जा सके, उनकी स्थितियां, सुविधाएं और अवसरों के बीच में असमानताओं को दूर करे, न सिर्फ अलग अलग लोगों के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी जो कि अलग अलग समूहों में रहते हैं या फिर अलग अलग कामों से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे मुख्यतः अगर देखा जाए तो ये बात कही गई है राज्य को लेकर के, कि राज्य की जब बात की जाए तो राज्य एक ऐसी व्यवस्था उपलब्ध कराएगा। राज्य की जब बात की जाए तो राज्य एक ऐसी व्यवस्था उपलब्ध कराएगा जिसमें लोगों की उन्नति और कल्याण जुड़ी हो, जिसमें लोगों की उन्नति एवं कल्याण उपस्थित हो, यह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, राज्य की उन्नति और कल्याण जो है ये दोनों आपके शामिल होंगे, और इस विषय की जब बात की जाए तो यह विषय आपको देखने को मिलेगा। मुख्यतः अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत आपने सुना, जैसा कि आपने बार बार कहा, कि ये जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी भाग 4 का हिस्सा है, जहाँ पे 36 से लेकर के 51 और आयरलैंड से इसको लिया गया है। अब इसमें आप भी जानते हैं कि अलग अलग अनुच्छेद दिए गए हैं। अनुच्छेदों की जब बात की जाए तो एक अनुच्छेद ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 38। एक अनुच्छेद ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 क्या कहता है? अनुच्छेद एक ऐसी व्यवस्था के बारे में चर्चा करता है कि राज्य अपने यहाँ पे लोगों के कल्याण के लिए एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करेगा, या फिर उसको स्थापित करने का प्रयास करेगा जो लोगों के अंतर्गत, खास करके लोगों के लिए न्यायिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पे या फिर राजनीतिक स्तर पे क्या करेगी, उनको सुरक्षा मुहैया कराएगी। इवन अगर देखा जाए तो जो राष्ट्र लेवल की बात होती है या केंद्र लेवल की बात आती है, तो उसमें अलग अलग जो संस्थाएं वगैरह होती हैं उनको भी शामिल होने के लिए क्या करेगी, सूचित करेगी। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से इसके अंतर्गत किया जाता है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये भी कहा गया कि ऐसी सुविधाओं को, ऐसी युक्तियों को भी शुरू करेगा जिससे अवसरों के बीच क्या हो, असमानताओं को दूर किया जा सके, और अलग अलग लोगों की जब बात की जाए तो उसके लिए अलग अलग समूह में रहते हैं, अलग अलग काम से जुड़े होते हैं, तो ऐसी अवस्था में क्या करेगा, उनमें अंतर भी कम करेगा। तो आपने सुना होगा जैसे स्वरोजगार स्थापित करना, ठीक है, रोजगार के संसाधन के अलावा समान कार्य के लिए समान वेतन देना, समान नागरिक संहिता को लागू करना, महिला पुरुष के अधिकारों को बराबर करना। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे देख मिलती हैं। और जब हम बात करते हैं सुरक्षा को लेकर के, तो सामाजिक, न्यायिक और क्या,
राजनीतिक सुरक्षा, ये सब इनको मिल पाए और साथ ही साथ राष्ट्रीय जीवन के संस्थाओं के रूप में क्या किया जाए, उनके जुड़ने का भी अवसर मिले। तो यहाँ पे कुछ हमें सोचना नहीं है, सीधे शब्दों में ए और बी जो है ये दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उन्नति और कल्याण के लिए राज्य ऐसे प्रयास करेगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है। नीति निर्देशक सिद्धांतों की जब बात की जाए तो सिद्धांतों के सापेक्ष में यह आपका गलत है। यह कथन आपका गलत है। रोहित कुमार को सब यूपीएसआई की छोड़ करके मैं जूनियर असिस्टेंट 55 बारी की तैयारी करूंगा। अच्छा, कितने क्वेश्चन सही है? 68 सही है। अरे वाह, तब तो आंख मूंद के करो। ठीक है, तैयारी बेसिकली उसमें क्या करना है, वही है टाइपिंग टेस्ट। अब आपको टाइपिंग टेस्ट में अगर आपका नंबर आ जाता है तो हमें लगता है कि अगर 41 नंबर उन्होंने कट ऑफ दिया है तो कितना बढ़ा लेंगे, 20 नंबर भी अगर बढ़ा लेंगे ना तो 40 20 60 होता है, आप 68 पे हैं। ठीक है, तो आपके लिए बेहतर चांस है। क्योंकि भैया एक चीज़ बताए ना, ये जो बेरोजगारी का दंश होता है बहुत कठिन होता है झेल पाना इसे। तो कोशिश करिए, अगर आप में लगता है कि हम टाइपिंग इतने दिनों में कवर कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। हालांकि यूपीएसआई को बिल्कुल छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप तैयारी तो करिए ही हैं। जाहिर सी बात है, उसी का रिजल्ट है कि आपके 68 क्वेश्चन सही है। तो साथ साथ इसको भी ज्वाइन करे रहिएगा, क्योंकि दिन भर आप टाइपिंग करेंगे भी नहीं, ये हमें भी पता है। ठीक है, हाँ, लेकिन ये है कि प्रायोरिटी में क्या करिए, उसको रख के चलिए, टाइपिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना बेहतर करिए। हाँ अंकिता जी, लोक कल्याणकारी राज्य के लिए 38 है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम किसकी बात करें, यहाँ पे हम बात करें नीति निर्देशक तत्व के लिए। अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये क्लियर है, आयरलैंड से लिया गया है, तो दूसरा विषय तो आपका सही है, आयरलैंड से लिया गया है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आयरलैंड से लिया गया ये आपका अनुच्छेद 36 से लेकर के जो 51 है, जो आपके भाग 4 में आता है, और भाग 4 के अंतर्गत आने वाला ये जो विषय है, ये खास करके आप कह सकते हो डीपीएसपी के रूप में जाना जाता है। और इसके लिए एक विषय सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा कि इसको हम अदालत के द्वारा लागू नहीं करा सकते। अदालत के द्वारा कोई भी डीपीएसपी आपका लागू नहीं होता है। इसको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि संवैधानिक अधिकार नहीं प्राप्त, मतलब ओवरऑल कहा जाए तो इसको कोई ऐसी वैधानिक शक्ति नहीं प्राप्त है जिसके माध्यम से क्या किया जाए, इसको हम अदालत के माध्यम से लगा पाए। वैधानिक शक्ति इसके पास नहीं है। ओवरऑल ये कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है। जब राज्य के पास जितने संसाधन होंगे उसके प्रतिफल में क्या करेगा, राज्य वैसी वैसी नई नई चीज़ों को चालू करेगा। ठीक है, तो इस दशा में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा केवल क्यों। क्यों कौन सा गलत है, तो गलत होने की जब बात की जाए तो गलत जो है वो आपका केवल पी गलत है, क्योंकि क्यों तो आपका सही है, आयरलैंड से लिया गया है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें जो गलत है वो आपका अदालत के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, नाम आता है इनमें से कौन सी वह श्रेणी नहीं है जिसके अंतर्गत राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को वर्गीकृत किया जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की जब बात की जाए तो इनमें से कौन सा विषय है जिसके अंतर्गत उसे वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसके अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। विषय है स्मारकों की सुरक्षा, पर्यावरण, अन्य देशों के साथ संबंध, या फिर आर्थिक और समाजवादी। अब देखिए, इसमें हमें सोचने की कुछ ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी हमने कुछ एक विषयों के बारे में चर्चा किया था जिसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो स्मारकों की सुरक्षा संरक्षण, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने कहाँ पे दिया था, तो ये दिया था अनुच्छेद 49 में। तो ये विषय तो आपका शामिल है, अनुच्छेद 49। पर्यावरण की सुरक्षा की जब बात की जाए तो ये आपके 48 का से शामिल हो जाता है, और 48 का में व्यापक रूप में पर्यावरण, वन, वन्यजीव, इन सब के विषय में क्या किया गया है, चर्चा किया ही गया है। ठीक है, तो 48 का की जब बात की जाए तो इसका संबंध होगा आर्थिक और समाजवादी न्याय के लिए। अभी हमने चर्चा किया अनुच्छेद 38 को लेकर के, कि राज्य एक ऐसी संकल्पना व्यवस्थित करेगा जहां पे व्यक्ति को आर्थिक स्तर पे, न्यायिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे क्या होगा, समान न्याय मिल पाएगा। तो ये सब विषय यहाँ पे शामिल किए गए। अन्य देशों के साथ आपका संबंध क्या है, तो राज्यों का देशों से कोई मतलब नहीं है। देश के लिए आपका देश काम करेगा, संघ आपका काम करेगा। अभी आप राज्य स्तर पे काम करिए, ग्राउंड लेवल पे काम करिए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय अगर आपको कोई भी कार्य करना है, खास करके अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा वगैरह के संबंधित जो विषय है वो किससे समित है, ये आपके मूल कर्तव्य में शामिल है। और मूल कर्तव्य की जब बात की जाए तो इसमें आपने सुना होगा अनुच्छेद 51।
अनुच्छेद 51 की जब बात की जाए तो इस अनुच्छेद 51 से अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और खास करके अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संवर्धन के लिए इसका विषय आपको देख मिलता है। भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 51 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समृद्धि इन सब विषयों से आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये नाम मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा। क्लियर। तो सिद्धांतों के अंतर्गत किसे वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, सिद्धांतों के अंतर्गत किसे वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, तो अन्य देशों के साथ जो संबंध है उसको लेकर के आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपको सुरक्षा को लेकर के चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो विदेश मंत्रालय का विषय है और वो आपके देश का विषय है। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में यही है कि आप स्मारकों की सुरक्षा कर ले, आप पर्यावरण की रक्षा कर ले, आप आर्थिक सामाजिक राजनीतिक न्याय दे दे, इवन आप कह सकते हो कि अपने यहाँ पर जो राष्ट्रीय स्तर की सुरक्षा समृद्धि है उसको डेवलप करे, वो आपकी जिम्मेदारी होती है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं। वह शासक जिसने श्रीरंगपट्टनम में खास करके एक पौधा लगाया जिसको स्वतंत्रता का पौधा या फिर ट्री ऑफ लिबर्टी के रूप में जाना जाता है, और बाद में क्या हुआ, जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना, तो वह कौन था? जैकोबिन क्लब का सदस्य बना और साथ ही साथ इसने क्या किया, ट्री ऑफ लिबर्टी लगाई, ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया। ये नाम आपको दिख मिलता है। सर मेरे पेट में 54 है, PW कैटेगरी से एलिजिबल हो सकती हूँ, प्लीज रिप्लाई। किस बात के लिए? मतलब ये जो अभी आपका आया है कौन सा एग्ज़ाम, 55-12 पोस्ट, 55-12 के 53 कुछ हो गए हैं। ठीक है, 5307 शायद, तो कम नहीं है, 54 है, क्योंकि 41 गया है ना, और अब हमें लगता है कि अलग अलग कैटेगरी में बच्चों की संख्या कम ही होती है। थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिए टाइपिंग पे, अगर आपका टाइपिंग दुरुस्त होगा तो बेहतर होगा। लेखपाल के लिए, हाँ हाँ लेखपाल के लिए भी आप जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेखपाल के लिए अगर आपके 54 नंबर है तो बहुत है। हम कह तो रहे हैं हर एक कट ऑफ को देखने का प्रयास करिए ना। अभी यही 55-12 का जब मेंस एग्जाम के लिए बुलाया गया था तो 15 नंबर पे बुलाया गया था बच्चों को, समझ रहे हैं ना, 15 नंबर पे केवल बुलाया गया था। और अभी जब मेंस एग्जाम हो गया उसके बाद आप देख सकते हैं कि 40 नंबर पे बुलाया गया है। फाइनल जो कट ऑफ बनेगी हमें अंतिम लगता है कि 50-55 के बीच ही क्या होगी, इसका फाइनल कट ऑफ भी बन जाएगा। पूर्व में हमने देखा था, चूँकि अभी एक जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था 12-62, तो उसमें जो कट ऑफ गई थी 45 नंबर पे टाइपिंग पे बुलाए थे और 63 नंबर पे फाइनल सिलेक्शन हुआ था। हालांकि उसमें कह सकते हो कि 13 नंबर लगभग एक्स्ट्रा हुए थे, लेकिन उसके पीछे रीज़न भी तो है कि वहाँ पे जो स्टूडेंट की संख्या थी वो थोड़ी सीमित हो गई। ठीक है, और सीमित हो जाना बड़ा विषय होता है, तो जाहिर सी बात है कम पोस्ट पे अगर ज़्यादा लोग हैं तो कंपटीशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन जब ऑलरेडी पोस्ट ही ज़्यादा है तो कंपटीशन तो इतना नहीं बढ़ेगा। हाँ बढ़ेगा ज़रूर, ऐसा भी नहीं कहेंगे कि नंबर नहीं बढ़ेंगे। तो अगर आपके 40 से नंबर कट ऑफ इन्होंने दिया है तो ये समझ के चलिए कि आपका फाइनल कट ऑफ जो होगा वो 50-55 के ही बीच होगा, उससे कम तो नहीं रहेगा। चलिए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो श्रीरंगपट्टनम, पहली बात तो ध्यान रखिएगा श्रीरंगपट्टनम कहाँ पे स्थित है, तो आप वर्तमान में कर्नाटका का नाम आपने सुने होंगे। कर्नाटका की जब बात की जाए तो कर्नाटका में इसकी अवस्थिति आपको देखने को मिलती है। कर्नाटका के अंतर्गत ये ट्री ऑफ लिबर्टी स्थापित किया गया, जिसको हम स्वतंत्रता का वृक्ष भी कहते हैं, और ये विषय था 1794 का। 1794 की जब बात की जाए तो 1794 में यह आपका स्थापित किया गया। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन्होंने क्या किया था, फ्रांस देश की जब बात की जाए तो फ्रांस देश की जो एक कह सकते हो कि जैकोबिन क्लब था उसके भी क्या हुए थे, सदस्य बने थे। फ्रांस देश की जब बात की जाए तो फ्रांस देश का जो एक जैकोबिन क्लब था उसके भी ये मेंबर बने थे, और इनका नाम जो आता है वह नाम आता है टीपू सुल्तान के रूप में। टीपू सुल्तान की जब बात की जाए तो टीपू सुल्तान के बारे में आपने कई बार सुना भी होगा, और टीपू सुल्तान की जब बात की जाए तो टीपू सुल्तान खास करके श्रीरंगपट्टनम में इन्होंने ट्री ऑफ लिबर्टी लगाई। दूसरा काम, ये जैकोबिन क्लब के सदस्य बने, और यहीं पे अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा कि जैकोबिन क्लब में शामिल होने वाला, ठीक है, जैकोबिन क्लब में शामिल होने वाला एक तरीके से कह सकते हो भारत जो देश था
अपने आप में वो पहला एक ऐसा रिपब्लिकन संगठन भी माना जाता है जो इस ग्रुप का सदस्य भी बना था। तो ओवरऑल टीपू सुल्तान की जब बात की जाए तो 1794 में ये क्या हुए थे, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाए, और इसके अलावा जैकोबिन जो क्लब होती है उसकी सदस्यता भी इन्होंने ली थी। ठीक है, तो इसका नाम ध्यान रखिएगा। क्लब कहाँ से था, तो ये फ्रांस से समय था। 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, पहला गोलमेज सम्मेलन अगर इसकी बात की जाए तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया। 1930 की जब बात की जाए तो 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन किसकी हम बात करें, राज्य के सापेक्ष में दिलीप यादव। ठीक है, किसकी हम बात करें, आपके राज्य के संदर्भ में पहली बार गोलमेज सम्मेलन। देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन आपको क्लियर होने चाहिए, और 3 गोलमेज सम्मेलन की जब बात की जाए तो पहला, दूसरा और तीसरा। मुख्यतः अगर देखा जाए तो 3 गोलमेज सम्मेलन के ऊपर कई सारे क्वेश्चन पूछे गए। पहला आपके 1930 में हुआ, दूसरे की जब बात की जाए तो 1931 में हुआ, और इसी तरीके से 1932 में ये आपका हुआ। ये बहुत अच्छी बात है कि एक क्रम में ही आपके हुए हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात आती है क्वेश्चन, और क्वेश्चन की जब बात की जाए तो उसमें पूछा जाता है दूसरा जो हुआ था, इस दूसरे में कौन पार्टिसिपेट किया था, तो कांग्रेस के द्वारा पार्टिसिपेट किया था, बाकी का बहिष्कार किया था। और कांग्रेस के संदर्भ में गांधी जी का नाम आपने कई बार सुना होगा। गांधी जी ने क्या किया था, इस सेकंड वाले कह सकते हो कि राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किए थे। और एक नाम और ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनका नाम लिया जाता है, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर की जब बात की जाए तो बी आर अम्बेडकर, इन्होंने क्या किया था, इन तीनों में पार्टिसिपेशन कह सकते हो कि इनकी थी। तो तीनों की जब बात की जाए तो बी आर अम्बेडकर का नाम प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि जब पहले गोलमेज सम्मेलन की बात की जाए तो उसकी जरूरत क्यों पड़ी। अंग्रेजों को ये बात लगने लगा कि देखो अब हमारी सत्ता क्या हो रही है, धीरे धीरे डावाडोल हो रही है, हमें कुछ कठोर निर्णय करने की बात करने वाली है। और ऐसी अवस्था में इन्होंने क्या किया, पहली बार इसका सम्मेलन कराया। और ये जो सम्मेलन हुआ तो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किए गए संस्था के सापेक्ष में हुआ था, तो इसी नाते लंदन में इसका आयोजन किया गया, जिसमें टॉप लेवल के जो कह सकते हो नेता वगैरह थे वो शामिल हुए थे। इवन भारतीय लोगों की जब बात की जाए तो भारतीय लोगों को भी क्या किया गया था, इसमें बुलाने की बात की गई थी, लेकिन भारतीय लोगों ने साफ शब्दों में इसका बहिष्कार किया। और बहिष्कार किया तो इसका मतलब ये अपने आप में सफल भी नहीं हुआ। बाद में दूसरी बार में क्या हुआ, वो गांधी जी गए वगैरह भी थे, लेकिन उसका भी कोई बहुत रिजल्ट नहीं मिला था। लेकिन पहली बार अगर देखा जाए तो पहली बार जो लंदन में आयोजित हुआ 1930 में, वह अपने आप में सफल नहीं रहा था। ठीक है, नाम आता अल्बुकर्क। अल्बुकर्क की जब बात की जाए तो उसने गोवा को अधिग्रहित किया। अल्बुकर्क की जब बात की जाए तो अल्बुकर्क के द्वारा गोवा को अधिकृत किया गया। हाँ, महात्मा गांधी, बिल्कुल। यहाँ पे हम किसकी बात करें, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अबुल बर्क। अल्बुकर्क की जब बात की जाए तो अल्बुकर्क के संबंध में यह नाम आपको देख मिलता है, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क गोवा को अधिकृत किया, अल्बुकर्क, अल्बुकर्क। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, अल्बुकर्क बेसिकली था कहाँ से, तो ये था पुर्तगाल से, पुर्तगाल से था। और एक तरीके से कह सकते हो पुर्तगाल के संदर्भ में ये पुर्तगाल का सेनापति था, मतलब उसके सेना के संबंध में पुर्तगाली सेनापति था। ठीक है, और इसके द्वारा अगर देखा जाए तो इसके द्वारा 2-3 युद्ध बेसिक किए गए हैं। चूंकि गोवा की बात की जाए तो गोवा के सापेक्ष आप कह सकते हो कि जो अरब सागर वाला, मतलब हम कह सकते हैं पश्चिमी तट जो है, उस पश्चिमी तट के सापेक्ष में इसने क्या किया था, कुछ अलग अलग युद्ध किए थे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो बीजापुर के सुल्तान थे, बीजापुर के सुल्तान, इसके साथ इनका युद्ध हुआ था 1510 ईस्वी में। ठीक है, तो 1510 ईस्वी की जब बात की जाए तो 1510 ईस्वी में अबुल बर्क के द्वारा क्या किया गया था, बीजापुर के सुल्तान से ये आपका अधिकृत किया गया था। इवन अगर देखा जाए तो इसके अलावा इसने और एक काम किया था, जो आप मलक्का स्टेट की बात करते हैं, मलक्का स्टेट, तो मलक्का स्टेट भी इसका शासन हो गया था 1511 में। इसकी जब बात की जाए तो मलक्का स्टेट की जब बात की जाए तो मलक्का स्टेट पे भी इसका शासन हो गया था। ठीक है, जो समुद्री व्यापारी मार्ग है
तो उस पे भी इसका कब्जा हो गया था। तो अबुल बर्क की जब बात की जाए तो ये पुर्तगाली सेनापति था, और पुर्तगाली सेनापति के रूप में इसके द्वारा कह सकते हो कि ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है। पहला तो इसके द्वारा गोवा पे अपना कब्जा किया गया, और दूसरा मलक्का वाले रूट पे अपना कब्जा किया गया। बताया जाता है कि ये पुर्तगाली गवर्नर था, और जो पुर्तगाली गवर्नर की बात की जाए तो पुर्तगाली गवर्नर के रूप में इसने क्या किया था, 5 साल सेवा दी थी। 5 साल सेवा क्या की थी, या इसने दी थी। ठीक है, 5 साल की जब बात की जाए तो 5 साल के लिए यह यहाँ पे नियुक्त हुआ था, और पुर्तगालियों के शासन काल में इसका सेवा काल सर्वोच्चतम माना जाता है, क्योंकि इसके द्वारा जो कब्जे वगैरह किए गए थे वो अपने आप में एक बेल का पत्थर भी साबित हुए थे। पुर्तगाली एक विषय और ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ पे सबसे पहला कोई अंग्रेजी आया था तो वह कौन था, सबसे पहले कोई आया था तो उसका नाम था पुर्तगाली। पुर्तगाली ही हमारे यहाँ पे क्या हुए थे, पहली बार भारत में आए थे, जिसमें नाम किसका, बास्को डिगामा। बास्को डिगामा की जब बात की जाए तो बास्को डिगामा, ये नाम आपने सुना होगा। 1498 में बास्को डिगामा क्या हुआ था, हमारे यहाँ पे पहली बार आया था। ठीक है, तो इसका नाम ध्यान रखिएगा। आगे की बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि इस प्रसिद्ध भारतीय शासक के द्वारा 1857 का विद्रोह झांसी के विद्रोह के नेतृत्व के रूप में देखने मिलता है। मतलब कह सकते हो कि जो झांसी का विद्रोह था ये नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, झांसी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया 1857 के विद्रोह की जब बात की जाए। हाँ, ऑपरेशन विजय चलाया गया गोवा के रूप में, ब्लू वाटर नीति भी इसने शुरू करी, बिल्कुल आपने सही कहा। ठीक है, और यही कारण है, आपने देखा भी होगा कि गोवा में अभी भी पुर्तगालियों की छाप देख मिलती है। इवन आज भी अगर आप गोवा घूमने जाते हैं ना तो वहाँ पे एक बस्ती है, मतलब मोहल्ला हम जिसे कह सकते हैं, बताया जाता है कि वो पुर्तगालियों का ही है। क्योंकि वो यहाँ पे आए तो ईसाई धर्म की संकल्पना एक ऐसी थी, उनका ये मानना था, पहली बात तो हमें धर्म का प्रचार करना है, और धर्म का प्रचार प्रसार करना है इसका मतलब चर्च वगैरह स्थापित करने हैं, और इसके अलावा लोगों का कन्वर्जन भी इन्होंने बड़े लेवल पे किया, इवन शादी वगैरह को भी प्रमोट किया। तो बहुत सारे जो बच्चे वगैरह जन्म लिए वो अब यहीं के हो गए। तो इस नाते अगर आप गोवा में जाएंगे तो आपको अंग्रेजी लोगों की संख्या ज़्यादा देख मिलती है। समुद्र किनारे आप घूमेंगे तो कहेंगे ये कौन है, कच्चा बनियान पहन के घूम रहा है। तो ये कोई बाहरी नहीं है बल्कि भारतीय लोग हैं। ठीक है, फीलिंग आता है कि वो लोग वहाँ से आए हुए हैं, आते हैं, ऐसी बात नहीं है, कोई गलत थोड़ी ना है। लेकिन अधिकतर जो है वो वहीं के लोकल निवासी हैं, जो कहीं काजू की दुकान पे आपको काजू बेचते नजर आ जाएंगे। ठीक है, हाँ, लाइफ स्टाइल थोड़ा सा अलग है क्योंकि वो पश्चिमी सभ्यता से बिलोंग करते हैं। तो वही नाइट क्लब बार वाला कल्चर, मतलब हम तो एक बार संयोग से गोवा जाने का अवसर मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ। ठीक है, तो वहाँ पे हमने देखा था कि वहाँ पे पानी की बोतल नहीं मिलती है आपको, वहाँ पे पानी का बोतल भी अपने आप में महंगा है। अगर आप सामान्य रूप से पीने खाने वाले व्यक्ति हैं तो वहाँ पे बियर बहुत अच्छी मिलती है, मतलब बहुत सस्ती मिलती है, ये वाला सीन है। और खाने में भी अगर देखा जाए तो वहाँ पे ये जो आप अगर कहीं उत्तरी भारत से हैं तो आप परेशान हो जाएंगे खाने को लेकर के, क्योंकि पहली बात तो वो लोग मसाले वसाले का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते हैं, बॉयल खाने को खाते हैं। और दूसरा क्या होता है, ये दाल चावल सब्जी मसाला ये उनको समझ में नहीं आता, रोटी वोटी तो नहीं। उनके यहाँ का है सी फूड है, समुद्र में गए 2 ठो कटिया लगाए 3 ठो मछली निकाल लिए उसको तर के खा लिए, उनका तो पेट भर गया। लेकिन हम जैसे लोग क्या करते हैं, ताकते रहते हैं कुछ अपने जैसा मिल जाता। ठीक है, तो काफ़ी समस्या हो जाती है खाने पीने को लेकर के। ठीक है, अगर एक हफ्ते से ज़्यादा अगर आपको रहना पड़े तो आप चले आएंगे फिर अपना झोला उठा करके। खैर, अपनी उसकी अपनी विरासत है, अपनी उसकी सभ्यता है। तो पुर्तगालियों के द्वारा आपने सुना होगा वहाँ पे कई सारे चर्च वगैरह स्थापित किए गए हैं, इवन उनका जो मोहल्ला हम बता रहे हैं वो भी है, कई सारे किले वगैरह भी आपको देख मिलते हैं। ठीक है, तो वो आपको विशेषता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम किसकी बात करें, 1857 के विद्रोह के बारे में। तो मुख्यतः आप भी जानते हैं कि इसकी शुरुआत 10 मई को हुई थी, और 10 मई 1857 को जिसका शुरुआत हुआ था, रोटी और कमल की जब बात की जाए तो रोटी और कमल इसमें क्या किया गया था, सिंबल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। शुरुआत की जब बात की जाए तो शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो शुरुआत हुआ था आपके मेरठ से, मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। मुख्यतः अगर देखा जाए तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, भारतीय शासक के अंतर्गत 1857 में इसका जो विद्रोह किया गया था वो रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा यहाँ पे इसका विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। बेगम हजरत महल का संबंध कहाँ से आता है, तो ये आपके लखनऊ से आता है, लखनऊ से बेगम हजरत महल का आता है। बाकी रानी पद्मावती या रानी चेन्नम्मा का संबंध 1857 की क्रांति से नहीं आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई को बचपन में मनु बोला जाता था, छबीली बोला जाता था, और बचपन का एक नाम है जो कई बार पूछा भी गया है,
मणिकर्णिका। मणिकर्णिका की जब बात की जाए तो ये इनके बचपन का नाम भी हो जाता है। इवन ध्यान रखिएगा, इनकी जब बात की जाए तो इनका शादी जो हुआ है गंगाधर राव से हुआ है, जो झांसी के राजकुमार थे। और इनका पुत्र जो था वो कौन था, वो था दामोदर राव। दामोदर राव, तो दामोदर राव इनका पुत्र है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इनका जो मतलब जन्म तो बनारस में हुआ है, और लालन पालन की जब बात की जाए तो लालन पालन कहाँ पे हुआ था, लालन पालन कानपुर में बिठूर में हुआ था। और विवाह की जब बात की जाए तो झांसी में हुआ है। लेकिन जब हम बात करते हैं इनकी समाधि या फिर इनके कब्र को लेकर के, तो वो कहाँ से था, वो आपको दिख मिलता है मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नाम आता है ब्रिटिश भारत के अंतर्गत पहली इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल की स्थापना कहाँ पे करी गई। इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का जो स्थापना किया गया देहरादून, नैनीताल, गंगटोक या फिर शिमला में। क्लियर। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इंपीरियल फॉरेस्ट ऑफ इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल, इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल की जब बात की जाए तो वह कहाँ पे आपको दिख मिलता है, इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल। देखिए इसकी जो मूल स्थापना हुई थी वो हुई थी 1878 में, इंपीरियल स्कूल। इंपीरियल क्यों, क्योंकि उस टाइम पे हमारे यहाँ पे एम्पायर का शासन था, महारानी शासन, तो इसी नाते उसको इंपीरियल महारानी सत्ता के अंतर्गत स्थापित एक ऐसा स्कूल जो जल जंगल जमीन की बात करता था। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बाद में क्या हुआ था, इसको एक इंस्टीट्यूट के रूप में परिवर्तित कर दिया, और यह समय काल था 1906 का, जहाँ पे इसको क्या किया गया, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम दे दिया गया। क्या, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम दे दिया गया, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसका नाम कर दिया गया 1906 में। बाद में क्या हो गया, जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ पे जब अंग्रेज चले गए, तो अंग्रेज चले गए तो इनका संस्थान तो यहीं पे रहा। तो अब क्या हो गया, अब ये कह सकते हो कि हमारा जब हम वर्तमान में बात करते हैं केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार के अंतर्गत, ठीक है, केंद्र सरकार की जब बात की जाए तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जब बात की जाए तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक ये क्या है, संस्था के रूप में स्थापित किया गया है, जो 1991 से क्या हो गया है, खास अगर इसकी बात की जाए तो ये वर्तमान में एक डीम्ड विश्वविद्यालय भी बन चुका है। ये क्या हो चुका है, डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। और इस डीम्ड विश्वविद्यालय की जब बात की जाए तो ये क्या हो गया है, ये वर्तमान में एक शोध संस्थान के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में, शोध संस्थान की जब बात की जाए तो एक शोध संस्थान के रूप में जाना जाता है, जिसका संबंध आपने सुना होगा ICAR के रूप में। क्या बोलते हैं, ICFR के रूप में, ICFRI, ICFRI। तो इंडियन क्या बोलते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ICFRI, इसके माध्यम से क्या किया गया है, अब इसकी स्थापना कर दी गई है। ठीक है, तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये आपके देहरादून में आपको मिलता है। अक्सर आपने इसके माध्यम से सुना होगा, एक रिपोर्ट निकाली जाती है जिसको हम बोलते हैं बन रिपोर्ट, बन रिपोर्ट। और बन रिपोर्ट की जब बात की जाए तो ये 2 साल अंतराल पे निकाली जाती है। पहली बार 1978 में निकाली गई थी, ठीक है, पहली बार 1978 में निकाली गई है। और लास्ट टाइम अगर देखा जाए तो 2023 की निकाली गई थी, और ये निकाली गई थी 21वीं वन रिपोर्ट, ठीक है, 21वीं वन रिपोर्ट 2021 में आपके निकाली गई थी। क्लियर, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, इंपीरियल बोलते हैं क्योंकि उस टाइम पे जब भी कोई चीज़ ऐसे अंग्रेजी शासन काल में आपका हुआ था तो उसे नाम दिया जाता है। 1955 में SBI का नाम पड़ा, बिल्कुल। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर किसका नाम आता है कि भूदान आंदोलन के अग्रणी कौन थे। भूदान आंदोलन के बारे में हमने कई बार चर्चा भी किया है, एक बार फिर से आपसे चर्चा करें तो इसके बारे में आपने सुना होगा। आज वर्तमान में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ से संबंधित एक गांव आपको दिख मिलता है जिसको हम बोलते हैं पोचमपल्ली। पोचमपल्ली की जब बात की जाए तो पोचमपल्ली से इसकी शुरुआत करी गई। और शुरुआत की जब बात की जाए तो शुरुआत आपके 5 गांवों के सापेक्ष किया गया, जिसमें ये बात रखी गई थी कि व्यक्ति क्या करेगा, व्यक्ति अपने संपूर्ण भूमि का 1% हिस्सा, 1% दान दे देगा, स्वैच्छिक दान होगा। और इस दान को क्या किया जाएगा,
जो लोकल रहने वाले लोग होंगे उनके अंतर्गत वितरित कर दिया जाएगा। तो ये व्यवस्था आपके किसके द्वारा चालू की गई थी? विनोबा भावे की जब बात की जाए तो इनके द्वारा गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित होकर के 1951 में यह व्यवस्था चालू की गई थी। तो 1951 की जब बात की जाए तो 1951 में यह व्यवस्था आपके चालू करी गई थी। खास अगर इसकी बात की जाए तो भूदान आंदोलन। और ये ध्यान रखिएगा कि व्यक्ति के द्वारा दबाव नहीं बनाया गया था, बल्कि ये स्वैच्छिक था। स्वैच्छिक की जब बात की जाए तो ये स्वैच्छिक आंदोलन था। ये नहीं था कि नहीं नहीं आपको करना ही है, बाध्यता नहीं थी। ये स्वैच्छिक आंदोलन आपको देख मिलता है। पोचमपल्ली गांव, पोचमपल्ली गांव की जब बात की जाए तो पोचमपल्ली गांव इसका नाम आपको देख मिलता है। अच्छा, कई बार इसके जिले के बारे में पूछा जाता है तो ये भी ध्यान रखिएगा, नलगोंडा जिला, नलगोंडा जिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाम आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में नरमपंथी और चरमपंथी ये किस सत्र में क्या हुए थे? विभाजित हुए थे। नरमपंथी और चरमपंथी जो है ये किस सत्र में आपके विभाजित हुए थे? पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, एक साथ कब आए थे? तो इनकी जब बात की जाए तो ये दोनों जो साथ आए थे वो आए थे लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन की जब बात की जाए तो लखनऊ अधिवेशन में ये साथ आए थे, जो कि आयोजित हुआ था 1916 में। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये जो अलग हुए थे वो कब हुए थे? तो ये हुआ था सूरत अधिवेशन 1907 का, जहाँ पे आप कह सकते हो कि अध्यक्ष बनाने को लेकर के विवाद था। अध्यक्ष को लेकर के यहाँ पे विवाद था। इनका मानना था गरम दल के लोगों का कि हमारा अध्यक्ष जो होगा वो अलग होगा, जबकि गरम दल के अलावा अगर हम नरम दल की बात करें तो नरम दल के लोगों का ये मानना था कि हमारा जो अध्यक्ष होगा वो अलग होगा। हालांकि ओवरऑल अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो इसकी अध्यक्षता जो करी गई थी वो रास बिहारी घोष के द्वारा करी गई थी। रास बिहारी घोष की जब बात की जाए तो रास बिहारी घोष के द्वारा इसकी अध्यक्षता करी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग क्या हो गए थे? अलग हो गए थे। 1907 की जब बात की जाए तो 1907 जो सूरत अधिवेशन आपका जाना जाता है, नरमपंथी गरमपंथी अलग हो गए थे। संथाल विद्रोह 1855-56 में इसका नेता कौन था? संथाल विद्रोह की जब बात की जाए तो संथाल विद्रोह का नाम आपको देख मिलता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण आंदोलन माना जाता है, क्योंकि इसके संदर्भ में अगर देखा जाए तो एक कड़ी जुड़ी हुई है, एक विशेष वर्ग जुड़ा हुआ है, जो कहीं ना कहीं आंदोलन में अपनी पार्टिसिपेट, अपनी भागीदारी को साबित करता है। संथाल विद्रोह 1855-56 में इसका आयोजन किया गया था, और ये अपने आप में जाना जाता है। इसको एक अन्य नाम दिया जाता है आदिवासी विद्रोह। आदिवासी विद्रोह, आदिवासियों का मानना था कि देखो हमारा पहला शोषण जो किया जाता है, खास अगर देखा जाए तो पहले तो अंग्रेज बाद में आए हैं, अंग्रेजों ने हमारा शोषण बाद में किया है, लेकिन पहले जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनके द्वारा हमारा विद्रोह, मतलब कह सकते हो कि हमारा मतलब शोषण किया जा रहा है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो उनका सीधा सा इसका पूरा अधिकार था भूमिहार के प्रति। भूमिहार के खिलाफ अगर देखा जाए तो इनका मानना था कि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग हमारा पूरी तरीके से शोषण करते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये आपका जो संबंधित विद्रोह था, ये वर्तमान में अगर आप बिहार में जाएंगे, बिहार और झारखंड के संदर्भ में, तो वहाँ पे आपको राजमहल की पहाड़ियाँ देख मिलती है, राजमहल पहाड़ी। और राजमहल पहाड़ी के अलावा आप भागलपुर के बारे में सुने होंगे, भागलपुर जो आपका बिहार है, तो वहाँ से संबंधित ये आपका क्षेत्र है, वहाँ पे इसका विद्रोह आपको दिख मिलता है। राजमहल की पहाड़ी और भागलपुर की जब बात की जाए, भागलपुर क्षेत्र के रूप में, तो वहाँ पर इसका नाम आपको दिख मिलता है, जिसका सीधा सा संबंध था भूमिहार। भूमिहार के अलावा अगर देखा जाए तो इसमें हम जमींदार भी कह सकते हैं, जमींदार या साहूकार, जमींदार या फिर साहूकार की जब बात की जाए तो उसका भी नाम हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो उनका विद्रोह यही था कि भाई देखो ये लोग क्या करते हैं, हमसे अवैध वसूली करते हैं, और ये कहीं ना कहीं क्या किया, अपने आप में उन लोगों को दबाव दिया, और दबाव दिया तो जाहिर सी बात है अत्यधिक दबाव के कारण उन्होंने क्या किया, विद्रोह किया। तो विद्रोह की जब बात की जाए तो विद्रोह के अंतर्गत खास यहाँ पे दो नेता के बारे में आपने सुना होगा, सिद्धू और कानू सन्याल। तो सिद्धू और कानू सन्याल की जब बात की जाए तो इन दोनों के द्वारा क्या किया गया था, इसका विद्रोह किया गया था। सिद्धू और कानू सन्याल की जब बात की जाए तो उनके द्वारा इसका विद्रोह किया गया था, सिद्धू और कानू सन्याल। ठीक है, सिद्धू और कानू सन्याल की जब बात की जाए
तो इनके द्वारा इसका विद्रोह किया गया था। बिरसा मुंडा के द्वारा भी विद्रोह किया गया है। उल लुगान विद्रोह आपने सुना होगा, जो मुंडा विद्रोह के रूप में जाना जाता है। लेकिन आदिवासी विद्रोह के रूप में संथाल वाला जो विद्रोह है वो दूसरा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इनका मानना था कि ठाकुर जी ने मैं आदेश दिया है, हथियार उठा लो, विद्रोह करो। ठीक है। नीनो द कुन्हा, नीनो द कुन्हा भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय के रूप में कोचीन से डैश में स्थानांतरित किया गया। नीनो द कुन्हा के द्वारा भारत में जो पुर्तगाली शासन आई, उसकी मुख्यालय की जब बात की जाए तो उसका मुख्यालय पहले कोचीन स्थापित था, लेकिन कोचीन से बदल करके उन्होंने दूसरी जगह स्थापित किया, और यह था बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली या फिर गोवा। इसका सही जवाब क्या होगा? नीनो द कुन्हा। नीनो द कुन्हा की जब बात की जाए तो यह नाम आपको दिख मिलता है। नीनो द कुन्हा की जब बात की जाए तो ये नाम आपको मिलता है। अब ये थे कौन? तो जाहिर सी बात है, नीनो द कुन्हा की जब बात की जाए तो ये पुर्तगाली वायसराय थे, पुर्तगाली वायसराय। और पुर्तगाली वायसराय के रूप में अगर देखा जाए तो इनके द्वारा क्या किया गया? मुख्यालय परिवर्तित किया गया। वर्तमान में अगर देखा जाए तो इन्होंने क्या किया? अपनी जो राजधानी थी कोचीन, उस कोचीन की जगह इन्होंने क्या किया? अपनी राजधानी को परिवर्तित करते हुए गोवा को किया, क्योंकि गोवा इनके कब्जे में ही था। तो गोवा की जब बात की जाए तो गोवा को इन्होंने कब्जे में किया। इवन अगर देखा जाए तो कई सारे इन्होंने पुर्तगाली बस्ती को बसाया। पुर्तगाली बस्ती की जब बात की जाए तो कई सारी पुर्तगाली बस्ती को इन्होंने क्या किया था? बसाए थे, जिनमें से एक दो नाम काफ़ी फेमस है, जैसे हुगली। हुगली कहाँ से समित है? हुगली बंगाल में आता है। तो हुगली की जब बात की जाए तो हुगली जो आपका बंगाल क्षेत्र से आता है, वहाँ पे इन्होंने क्या किया? एक पुर्तगाली बस्ती बसाई। इवन दमन दीव का आपके नाम सुना होगा, तो दीव के अंतर्गत जो काठियावाड़ जिले में पड़ता है, तो काठियावाड़ से समेत ये लोकेशन, यहाँ पे इन्होंने क्या किया? एक अपना बस्ती बसाया। और सेंट थोमा एक नाम आपने सुना होगा, जो मद्रास में पड़ता था, सेंट थोमा। तो सेंट थोमा की जब बात की जाए, जो मद्रास से समेत है, इसको क्या किया? यहाँ पे अपनी बस्ती के रूप में बसाया। तो पुर्तगाली बस्ती के रूप में नई बस्तियों का यहाँ पे क्या किया? बसावट, जिसमें हुगली बंगाल, दीव काठियावाड़, सेंट थोमा मद्रास यहाँ पे बसाया, और बाकी गोवा को अपनी राजधानी बनाई ही थी। ठीक है, आगे की बात आती है पुर्तगाली भारत में आए। पुर्तगाली भारत में कब आए? पुर्तगाली भारत में कब आए? अब इसमें तो कोई संशय ही नहीं है, क्योंकि पुर्तगाली पहले आए थे। पहले अंग्रेज या विदेशी, पहले अंग्रेज या फिर पहले विदेशी जो हमारे यहाँ पे आए, और इसका नाम आता है 1498, जहाँ पे वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। वास्को डी गामा की जब बात की जाए तो वास्को डी गामा जो क्या किया था? भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो भारत के संदर्भ में उसने यात्रा की, और यात्रा की तो रास्ता खोजा, और इस तरीके से ये कहाँ पे पहुंचा था? कालीकट पहुंचा था। और कालीकट की जब बात की जाए तो कालीकट के राजा से व्यापार की अनुमति भी ली थी, व्यापार की अनुमति भी ली थी। ठीक है, इसने कहा कि हम विदेशी व्यापार करेंगे, और इस तरीके से यहाँ पे इसने क्या किया? व्यापार की अनुमति भी ली थी। ठीक है, बाद में क्या हो गया? बाद में हमारे यहाँ पे अलग अलग आए, जैसे डच, डच के अलावा अंग्रेज, अंग्रेज के अलावा फ्रांसीसी। ठीक है, तो ये लोग क्या हुए थे? ये आपके बाद में आए थे। लेकिन जब हम शुरू की बात करते हैं तो शुरू में पुर्तगाली आके आए थे 1498 में, जिसमें वास्को डी गामा का नाम आपने सुना ही होगा। ठीक है, कालीकट में, जहाँ पे व्यापार की अनुमति भी प्राप्त की। ठीक है, तो ये नाम ध्यान रखिएगा।